सो बच्चों एक बार फिर मैं आपके सामने आ चुका हूँ एक नया और अमेजिंग सा वीडियो लेकर के। वीडियो ही नया नहीं है, चैप्टर भी नया है, ठीक है। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो आराम से, बहुत टाइम है। 13 से 14 लेक्चर में खत्म हुआ है, 13-14 दिन आप लोग देखोगे आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नया चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने पहला चैप्टर खत्म किया आराम आराम से, वैसे ही ये वाला चैप्टर भी खत्म करेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है खत्म करने की। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले कुछ बातें ही कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कुछ बातें ही कर लेते हैं बच्चों। बातों में क्या बात करनी है हमें देख लेते हैं, क्या बातें करनी है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी याद है क्या किसी को? क्लास 11th में एक टॉपिक था पोटेंशियल एनर्जी। किसी ने ये चीज, किसी को याद है कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी, वो कंजर्वेटिव फोर्स, वो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है? क्या बच्चों ये चीज आपको याद है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? ये चीज आपको याद है? अच्छा, अब कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं? आपने एक पढ़ रखा है ग्रेविटेशनल, वो क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। और बाकी स्प्रिंग फोर्स भी देख रखा, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? जो जिसमें वर्क डन करो, उस फोर्स के थ्रू वर्क डन करो और वर्क डन स्टोर हो जाए किसी एनर्जी में। जैसे ये मार्कर है, इसको मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाया, अब इसके अंदर क्या हो गया? कुछ एनर्जी स्टोर हो गया। इसको छोड़ूंगा, ये खुद से नीचे जा जाएगा। कौन सी एनर्जी स्टोर हुई? जो इसके अंदर एनर्जी, उसको क्या बोलेंगे बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। और यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन के बराबर होता है। देखो अभी जो मैं समझाऊंगा थोड़ा सा 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट एक इतनी इजी डिफिनेशन दूंगा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा चीजें। लेकिन पहले थोड़ा सा टफ की तरफ चलते हैं, 11th से रिलेट करके इसको पढ़ाऊंगा। और फिर 11th वाला अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं समझ में आया, तो मैं एक ऐसा आपको मंत्र दूंगा कि डायरेक्ट 12th वाला आपको समझ में आएगा, ठीक है। डायरेक्ट 12th वाले की बात करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बच्चों? तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो जब भी वर्क डन पॉजिटिव होता है, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क डन करता है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हमेशा डिक्रीज होती है। ये चीज मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आप लोगों को। जब भी कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो पॉजिटिव, कंजर्वेटिव फोर्स क्या करेगा बच्चों? जैसे यहाँ पे कोई ग्राउंड से मैंने किसी चीज को फेंका, ऊपर से फेंका, ऊपर से फेंका, तो कंजर्वेटिव फोर्स इसको नीचे ले भी जाना चाह रहा है, और ये नीचे जा भी रहा है। कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों क्या कर रहा है? इसको नीचे लेके जा रहा है, और ये जा भी नीचे रहा है। जब नीचे जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों? डिक्रीज होगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? कोई चीज ऊपर से ड्रॉप करोगे, कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो उसको नीचे ले जाना चाह रहा है, तो वर्क डन जब भी कंजर्वेटिव फोर्स का बढ़ेगा, मतलब जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो आपकी जो पोटेंशियल है वो हमेशा क्या हो रही है? कम हो रही है। जो चीजें खुद ब खुद हो जाए, जो चीजें खुद ब खुद हो जाए, उसमें हमेशा क्या होता है? उसमें हमेशा पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। खुद से जो चीजें हो जाए, ये समझने की कोशिश करना। जो चीजें खुद हो जाए, फॉर एग्जांपल ये पेन है, इसको मैंने छोड़ दिया, खुद से नीचे गिरना शुरू हो रहा है। अब जब ये जितना नीचे जाता रहेगा, इसकी काइनेटिक बढ़ती रहेगी एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों? कम होती चली जाएगी। जो चीज खुद हो जाए उसमें पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है? कम होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको चार्ज से इसको रिलेट करता हूँ आप लोगों के लिए। चार्ज से इसको रिलेट किया जाए, अगर खुद से होंगी चीजें, तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगी बच्चों? कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल केस आपको समझाता हूँ, केस 1, केस फर्स्ट। यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्या इन लोगों की ये प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से दूर जाते हैं? तो इसमें क्या हो रहा होगा? काइनेटिक एनर्जी दोनों की बढ़ रही होगी। क्यों बढ़ रही होगी? दोनों दूर जाएंगे, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है बच्चों? कम हो रही होगी। समझ पाए कि नहीं इस चीज को? जो चीजें खुद ब खुद हो उसमें पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है? कम होती है। खुद ब खुद होने का क्या मतलब है? जो कंजर्वेटिव फोर्स इसको कराना चाह रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन लोगों को क्या कर रहा है? दूर भेजना चाह रहा है, और दूर जा भी रहे हैं। तो मतलब ये जो वर्क डन है कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, वो क्या है? पॉजिटिव में है। जहां वो ले जाना चाह रहे हैं वहीं पे लोग जा भी रहे हैं। कंजर्वेटिव फोर्स इसमें कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन लोगों को दूर भेजना चाह रहा है, लोग दूर जा भी रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। अगला देखो केस 2, केस नंबर 2 देखिए, समझने की थोड़ा सा कोशिश करना। यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ये क्या खुद ब खुद एक दूसरे की तरफ आएंगे? बिल्कुल बच्चों, खुद ब खुद एक दूसरे की तरफ जाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अगेन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कम होगी। और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो क्या होगा? पॉजिटिव। खुद चीजें हो रही हैं। अब केस 3 की बात करें, केस 3 की बात करें, केस 3 में देखो एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं।
दूर जाएंगे तो क्या होगा, अगेन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि ये खुद से हो रही है चीजें। मैं दोनों को लाके छोड़ दूं, खुद ब खुद ये लोग एक दूसरे से दूर जाने लेंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी अगेन कम होगी और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो चौथा केस, केस फोर्थ देख लो, केस फोर्थ देख लो, इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या हो रहा है, एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। क्या ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ सकते हैं? नहीं आएंगे, मुझे जबरदस्ती कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और जब मैं इसको पास लाने में एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके अपोजिट में फोर्स लगाएगी, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस का क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये जाना तो दूर दूर चाह रहे हैं, लेकिन मैं इनको जबरदस्ती पास ला रहा हूँ, तो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसमें जो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, एक दूसरे की तरफ में इन लोगों को ले जा रहा हूँ तो धीरे धीरे दोनों की स्पीड कम होती रहेगी, और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी, और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ पाए? इतनी बात समझ पाए? इस चीज को आप लोग कॉपी में बनाएंगे और समझते हुए बनाएंगे। इसको कॉपी में समझते हुए बनाएंगे, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा एक केस आपको। अगली चीज देखो, अच्छा हम ये बोल सकते हैं नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी वर्ड कभी भी हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, हमेशा चेंज इन पोटेंशियल को क्यों डिफाइन करते हैं? क्या कोई बता सकता है? हम लोग पोटेंशियल वर्ड, बस खाली पोटेंशियल एनर्जी ये चीज नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। चेंज वर्ड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि देखो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किससे रिलेटेड है, वर्क डन से रिलेटेड है। और क्या वर्क डन किसी एक पॉइंट पे डिफाइन हो सकता है? क्या वर्क डन बच्चों किसी एक पॉइंट पे डिफाइन हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता है, किसी एक पॉइंट पे वर्क डन डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए काइनेटिक, ये जो पोटेंशियल एनर्जी वो भी किसी एक पॉइंट की नहीं होती है, ये दो पॉइंट के बीच में होती है पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ए पॉइंट है, ए से बी पर कोई ऑब्जेक्ट गया, तो अब इसमें वर्क डन ए से बी तक का हुआ, और पोटेंशियल जो होगा, आप पोटेंशियल लिखोगे वो क्या लिखोगे, वी ए माइनस वी बी। अगर वी ए और बी बी का पोटेंशियल निकालना है, सॉरी क्या कर दिया मैंने, अगर ए से बी का आपको पोटेंशियल निकालना है, अगर आपको ए से बी का पोटेंशियल निकालना है तो क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए, मतलब आप यू वी माइनस यू ए पोटेंशियल निकालना है ना, यू वी माइनस यू ए, ये होगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है बच्चों, पोटेंशियल अकेला डिफाइन नहीं होता है। क्या डिफाइन होता है? पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है, पोटेंशियल अकेला डिफाइन नहीं होता। तो मैंने क्या बोला था कि जो नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, जो नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, उसे क्या मैं बोल सकता हूँ, चेंज इन पोटेंशियल बोल सकता हूँ, क्योंकि जब ये वर्क डन नेगेटिव होगा तभी पोटेंशियल पॉजिटिव में होगा, अदरवाइज पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। मैंने ये चीज समझाई ना बच्चों, देखो पोटेंशियल बढ़ेगा कब, जब वर्क डन कैसा हो, नेगेटिव में हो। तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल में बोल सकता हूँ, चेंज इन पोटेंशियल कब होगा, जब कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव में होगा, ठीक है। और ये कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है। अब यहाँ देखना बच्चों, यहाँ पर देखना बच्चों, अब ये मैं बोल सकता हूँ माइनस यू इज इक्वल टू माइनस का वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स यूज हो रहा है, इसमें कौन सा, मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, हाँ। अब इसमें कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, एफ डॉट बी आर। क्या होता है वर्क का फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है कि नहीं, बताओ। अगर मैं छोटा सा वर्क डन निकाल रहा हूँ, छोटा सा वर्क डन मतलब छोटा सा पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, या पूरा ही पोटेंशियल की बात करें, छोटे बड़े की नहीं बात करते हैं, एफ डॉट आर होगा, एफ डॉट आर होगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर अब मैं देखो, अगर रेफरेंस को यहाँ पे समझ आया, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने डिफाइन किया, अगर मुझे बस खाली पोटेंशियल किसी पॉइंट का डिफाइन करना है, तो मैं जो रेफरेंस है उसको क्या ले लूंगा, इनफाइनाइट। एक पॉइंट को क्या ले लूंगा बच्चों, इनिशियल पॉइंट को इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। समझने की कोशिश करना, ए से बी का अगर मुझे पोटेंशियल लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में लिखूंगा। अब मैं किसी एक पॉइंट को, ये जो इनिशियली पॉइंट है इसको मैं इनफाइनाइट मान लूं, इनफाइनाइट का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। तो मैं लिखूंगा डेल्टा यू इज इक्वल टू बी का पोटेंशियल माइनस जीरो। तो ये जो बी होगा, पोटेंशियल एट बी, वो चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होगा। तो मैं डायरेक्ट पोटेंशियल एट बी बोल सकता हूँ इसको। पोटेंशियल बी का कब बोलूंगा, देखो वैसे तो हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, लेकिन अगर हम रेफरेंस इनफाइनाइट ले रहे तो खाली पोटेंशियल वर्ड भी बोल सकते हैं। लेकिन इस खाली पोटेंशियल वर्ड में भी तो रेफरेंस है, दो पॉइंट के बीच का, तब भी एक खाली पोटेंशियल भी अकेला नहीं है, दो पॉइंट के बीच का। एक पॉइंट का है अनंत, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। एक पॉइंट कहाँ रखा हुआ है बच्चों, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं? खाली पोटेंशियल को मैं अगर डिफाइन करना चाहूं तो कर सकता हूं। कैसे डिफाइन कर सकता हूं, एक जो रेफरेंस है उसको कहां मान लो, इनफाइनाइट में मान लो। रेफरेंस कहां मान लो बच्चों, इनफाइनाइट पे, तो डायरेक्ट पोटेंशियल डिफाइन हो सकता है।
और यहाँ पर देखो अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होता है। अब पोटेंशियल में अगेन एक पॉइंट इनफाइनाइट में मान लो तो पोटेंशियल के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एफ। ठीक है, अब समझ में आया। रेफरेंस मैंने कहा मान लिया, इनफाइनाइट में मान लिया, एक पॉइंट जो इनिशियल पोजीशन थी उसको इनफाइनाइट में मान लिया। तो अब मैं इसको क्या करूं, अगर छोटे से पोटेंशियल की बात करूं, कहीं पे छोटा सा पोटेंशियल निकालूं तो माइनस एफ डी आर होगा। अब उसी को मैं इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का एफ डॉट डी आर। यही क्या होता है बच्चों, अब इसका डी यू का इंटीग्रेशन यू हो जाएगा और माइनस एफ डॉट, कहाँ से कहाँ, इनफाइनाइट से बात हो रही थी और किसी बी पॉइंट की बात हो रही थी, तो ये बी पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। किसी बी पॉइंट की बात हो रही थी तो क्या हो जाएगा बच्चों, बी पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। कैसे होगा, एफ डी आर। बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, इनफाइनाइट रखेंगे तो जीरो हो जाना है, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। समझ में आया बच्चों, ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं। अब एक सिंपल लैंग्वेज में भी समझाऊंगा, थोड़ा सा बोर आप लोग भी होगे, लेकिन एक सिंपल लैंग्वेज में भी इसको समझाऊंगा जो आपकी बुक्स में दे रखा है। बट ये मैंने पोटेंशियल से थोड़ा सा आपको रिलेट करने की कोशिश की है कि वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होता है। और चेंज इन पोटेंशियल मतलब वो वर्क डन को अगर हम करेंगे इंटीग्रेट तो ऐसा समथिंग आएगा। ठीक है, अब देखना एक चीज अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्यू चार्ज है कोई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना बस खाली, अब सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको। ये किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, अबे बाहर इनफाइनाइट से कोई दूसरा चार्ज लेकर के इसके अंदर लेकर के आ रहा हूँ, कोई दूसरा चार्ज बच्चों इसके अंदर लेकर के आ रहा हूँ। अब इसको अंदर इनफाइनाइट से लेकर के आ रहा हूँ, इनफाइनाइट से अंदर लाने में, मान लो ए पॉइंट पे लाने में जो मुझे वर्क डन करना पड़ा होगा उसे वो क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट दिस पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन इन टेकिंग नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, नेगेटिव वर्क डन यहाँ पे थोड़ा सा सही करते हैं, नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in bringing q charge from infinity to that point, मतलब इस पॉइंट की बात हो रही है, तो that point is called potential energy stored in q charge at that point। ठीक है, क्या है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव वर्क डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना नेगेटिव वर्क डन कर रहा है इस चार्ज को अपने अंदर लाने में, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उस चार्ज में उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उस पॉइंट पे। क्या ये बात आप लोग समझ पाए, क्या इस बात को आप लोग फील कर पाए, इसको कॉपी में आप लोग लिखिए जल्दी से, नोट्स साथ साथ में बनते रहने चाहिए, नोट्स में बट तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए, नोट्स आप लोग साथ में बनाते रहिए। क्या ये बात आप लोग समझ पाए, क्या बोला मैंने, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स इसमें कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इसको दूर भेजना चाह रहा है ना, ये अंदर आ रहा है, तो मतलब जो वर्क डन होगा कंजर्वेटिव फोर्स का वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर एक्सटर्नल एजेंट की बात करूं, अगर इसी डिफिनेशन में एक्सटर्नल एजेंट की मैं बात करूं, चलो बात आ ही गई है तो कर ही देते हैं बात एक्सटर्नल एजेंट की, पूरा पूरा बना दे रहे हैं, थोड़ा प्यार से लेके जाते हैं। अगर मैं एक्सटर्नल एजेंट की बात करूं, थोड़ा और ऊपर बढ़ जाता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको क्लोन करता हूँ, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूँ इसी चीज़ को, अब समझना यहाँ पे बस खाली क्या हो जाएगा, अगर मैं एक्सटर्नल एजेंट की बात करूँगा तो बच्चों ये नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा।
डन एक्सटर्नल फोर्स in bringing force दोबारा in bringing q charge from infinity to that point is called potential energy stored in q charge at that point। ठीक है, ये चीज अगर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन देखो और अगर वर्क डन देखो वो कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का तो ऐसे हो जाएगा, इसका ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों। अगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी की किसी पॉइंट ए पे, तो इसको लिखूंगा नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर इसी को बोलते हैं, ये डिवीजन की तरह लग रहा है ना, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और अगर मैं बात करूँ यू ए, ये पॉजिटिव में वर्क डन होगा, किसके, पॉजिटिव वर्क डन ऑफ, पॉजिटिव वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स तो पॉजिटिव वर्क डन करेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगा, नेगेटिव वर्क डन करेगा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे फॉर्मूले को अगर डिराइव करना चाहो करेंगे, देखो सबसे पहले क्या है, हमारा एक पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही थी, वो किसके बराबर होता है, माइनस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन के बराबर होता है। तो मैं अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो ऐसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो ए पॉइंट से बी पॉइंट की बात हो रही, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो जल्दी से बच्चों बोलो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट को डी आर मान लेते हैं, छोटे से डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। अगर बस खाली पोटेंशियल की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, एक ए पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा और बी पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब इसी के बाद ये तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब बस खाली पोटेंशियल की बात करो, मतलब क्यू से डिवाइड करना है दोनों साइड, तो क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा, डेल्टा वी, इसकी बात कर रहा हूँ, डेल्टा वी बन जाएगा। यू को ऐसे लिखूंगा, वी को थोड़ा घुमा करके, ठीक है, या अच्छे से कायदे से वी ही बना देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहोगे। तो मैं अगर डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल की बात करूँ, चेंज इन पोटेंशियल की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, क्यू से डिवाइड करना है दोनों चीज़ को, चेंज इन पोटेंशियल की बात हो रही है तो ए पॉइंट से बी पॉइंट की बात हो रही है। अब देखो अगर किससे बात करूँ मैं, क्यू से डिवाइड करना है तो एफ बाई क्यू डी आर हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है बच्चों, क्या इतनी बात आप लोगों के समझ में आ रही है। और बस खाली अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ, अच्छा एफ बाई क्यू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू ए से बी ई डॉट डी आर, ये बोल सकता हूँ क्योंकि एफ बाई क्यू क्या होता है, ई होता है, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, अब अगर मैं एक पॉइंट को इन्फिनिटी मान लूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, वी इज इक्वल टू माइनस में इनफाइनाइट से बी पॉइंट ई डॉट डी आर। ठीक है, अब देखो ई का हम लोग वो लिख लेते हैं फॉर्मूला, ई का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ई क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट बी की बात हो रही है। ई क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया डी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्या इतनी बात क्लियर है बच्चों। अब के तो कांस्टेंट होता है, क्यू मतलब चार्ज की बात हो रही है तो चार्ज भी क्या है, कांस्टेंट है। तो के और क्यू को मैं क्या कर लूँगा, बाहर निकाल लूँगा, के क्यू आपका बाहर आ गया, यहाँ पे इन्फिनिटी से पॉइंट बी अपॉन क्या बचा, आर स्क्वायर डी। अब समझ में आगे से नेगेटिव साइन लगा हुआ है, यहाँ नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो क्या होगा बच्चा, पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू के क्यू बाहर आ गया हमारा, माइनस का के क्यू बाहर आ चुका है, और यहाँ पे क्या बचा है अंदर में, वन अपॉन आर स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक। ठीक है, इन्फिनिटी से पॉइंट बी मान लो कि आर डिस्टेंस पर है, जो पॉइंट बी है वो आर डिस्टेंस पे सपोज कर लेते हैं। अब वी बी इज इक्वल टू माइनस के क्यू। अच्छा आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ माइनस का साइन एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है। अब वन अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं सिखा दे रहा हूँ। आर पे पावर माइनस टू लिख देंगे इसको, अब पावर में क्या होता है, एक जुड़ता है और नीचे जाकर के वही सेम चीज़ लिखा जाती है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर पे पावर माइनस वन अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस वन। ठीक है, अब माइनस को बाहर ले लेंगे तो पॉजिटिव ही बन जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ देखो अब नेगेटिव मैंने बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बचा आर पे पावर माइनस वन, या इसको वन अपॉन आर बोल सकते हैं, आर पे पावर माइनस वन को हम वन अपॉन आर बोल सकते हैं, यहाँ पे बचा वन अपॉन आर, और कहाँ से कहाँ तक लिखना है, यहाँ से। ठीक है, अब माइनस माइनस 10 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पॉजिटिव के क्यू। अब अपर लिमिट पहले पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा वन अपॉन आर, और फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं माइनस करा के इन्फिनिटी। वन अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, जीरो होती है। तो पोटेंशियल एट बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के क्यू अपॉन, ये बन गया पोटेंशियल एट बी। ये आपका फॉर्मूला एकदम स्टार फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बार बार यूज होगा किसी भी एक पॉइंट पे। अगर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या लगता है, के क्यू अपॉन आर।
आई होप ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। इतना इतना डिटेल में आपकी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल इस सब में समझा चुका हूँ, ये बस स्लाइड ही स्लाइड है, कोई इसका सेंस नहीं बना रहा है, ठीक है। अब देखो आगे, अब कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। इफ वर्क डन इन मूविंग 2 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज 30 जूल, देन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन 2 कूलम चार्ज। ये बताना है आपको, ये चीज बता सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। क्या लिखा है? इन्फिनिटी से। अच्छा, जितना वर्क डन करना पड़ता है किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में, उतना ही उसका क्या होता है, पोटेंशियल भी स्टोर होती है। वर्क डन इन मूविंग 2 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज 30 जूल, देन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एट दैट पॉइंट। जितना वर्क डन करना पड़ता है वही तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ डायरेक्ट इसका आंसर 30 जूल, दैट्स इट, सिंपल सा है। जितना वर्क डन इन्फिनिटी से, यही तो अपनी डेफिनेशन पढ़ी है, वर्क डन in bringing q coulomb charge या फिर q coulomb charge from infinity to that point is called potential energy। अच्छा, अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आएगी, लेकिन वर्क डन बस का लिखा तो आपको क्या समझ लेना है, एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है। एक्सटर्नल एजेंट जब भी वर्क डन करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए पोटेंशियल की एक और डेफिनेशन है, पोटेंशियल एनर्जी की एक और डेफिनेशन है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल force in moving q charge। पोटेंशियल एनर्जी की बस बात हो रही है, चेंज इन पोटेंशियल की बात नहीं हो रही है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन bringing q charge from infinity to that point is that point slowly ठीक है। स्लोली क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंजेस ना आए, इसलिए चीज़ों को क्या लाते हैं, स्लोली लेकर के आते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा आप लोगों ने ये चीज़। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग q कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट स्लोली इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी stored in q charge at that point, at that point। समझ में आया होगा ये चीज। इसको ऐसे बोल सकते हो, वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है, दैट पॉइंट। क्लियर है ये चीज। और अगर पोटेंशियल की बात करें, अगर हम पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो क्यू कूलम चार्ज की जगह 1 कूलम चार्ज हो जाएगा। क्यू कूलम चार्ज की जगह क्या हो जाएगा, तो 1 कूलम चार्ज हो जाएगा। इसी जगह 1 कूलम लिख लेना, वो हो जाएगा पोटेंशियल, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स का, इंटरनल में क्या था, नेगेटिव था, और एक्सटर्नल में क्या था, बस खाली वर्क डन था, पॉजिटिव में था, ठीक है। ये चीज इसलिए पॉजिटिव में आया, कुछ नहीं लिखा उसका मतलब आपको पहले से समझ जाना है, सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए कि कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस, इसलिए आंसर पॉजिटिव में आया। क्लियर। नेक्स्ट देखो, work done in moving 2 coulomb charge from infinity to that point is 30 to find the potential energy stored in 6 coulomb charge। 2 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, 30 जूल। अगर 6 कूलम चार्ज होता तो कितना वर्क डन करना पड़ता, अगर 6 कूलम चार्ज होता तो 2 कूलम 30 में हो रहा है तो 1 कूलम 15 में होगा, तो 6 कूलम कितने में होगा। और पोटेंशियल एनर्जी बतानी है आपको, पोटेंशियल नहीं बताना है, अगेन पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो मतलब 6 कूलम चार्ज को मूव करने में पूरी कितनी एनर्जी लग रही है, वही आपका क्या हो जाएगा। 2 कूलम को 30 जूल लग रही है तो 6 कूलम को 3 गुना ज्यादा है, मतलब 90 जूल। समझ आया कि नहीं। 2 कूलम को इन्फिनिटी से कितना वर्क डन करना पड़ा है, 60 जूल, तो 6 कूलम को कितना करना पड़ेगा, 90 जूल, और 90 जूल वही क्या हो जाएगा, 90 जितना वर्क डन करना पड़ता है वही क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी उतनी स्टोर होती है। चीज आपको पता चल चुकी होगी, लगातार हम लोग इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं, चर्चा किए ही जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रही चर्चा। अब आगे देखो, अगला देखो, अब ये देखो, ये मस्त क्वेश्चन है। इफ वर्क डन टू मूव 2 कूलम चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज इतना, फाइंड द पोटेंशियल। पोटेंशियल आपको बताना है, क्या बताना है। ये वर्क डन किसने किया है बच्चों, ये वर्क डन किसने कर रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने कर रखा है, ठीक है। ये इंटरनल वर्क डन है, मतलब ये नेगेटिव की बात हो रही है। तो क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है। लेकिन ये 2 जूल को कहें, क्या है बच्चों, ये
2 जूल का है और हमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इस बार बस खाली पोटेंशियल फाइंड करना है। 2 जूल में इतना वर्क डन। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल मतलब क्या होता है? 1 कूलम चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। 2 कूलम चार्ज को इतना करना पड़ रहा है, तो 1 कूलम चार्ज को कितना करना पड़ेगा? इसी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 120 अपॉन 2 विच इज 60 जूल। लेकिन ये इंटरनल फोर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -60। समझ में आया कि नहीं? क्या हो जाएगा बच्चों? -60 जूल, क्योंकि इंटरनल फोर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है। समझ में आया? 1 कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज को लाने में 120 जूल्स वर्क, तो 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? 60 जूल, और नेगेटिव में क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है। क्लियर है? अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो। If work done in moving 4 coulomb charge from infinity to that point is 60 joules by electric field। इस बार भी क्या वर्क डन किसने किया? इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है तो 60 जूल होगा, बस खाली क्या लग जाएगा यहाँ पे? नेगेटिव। एनर्जी की जब बात हो रही है तो चार्ज कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पोटेंशियल की बस खाली बात हो रही है तो 1 कूलम चार्ज पे निकालेंगे। क्या इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हो? क्या ये चीज दिमाग में घुस गई है? इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा। ये देखो बच्चों वाले एकदम चिंटू मिंटू वाले क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों को क्यों कर रहा हूँ? ताकि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आपके दिमाग में घुस जाए, और वर्क डन किसके थ्रू है? एक्सटर्नल फोर्स है या इंटरनल फोर्स है, वो भी आपके दिमाग में घुस जाए, इसलिए मैं कर रहा हूँ। कॉल किसका आ रहा है? चलो ठीक है, इग्नोर करते हैं थोड़ा सा कॉल को थोड़ी देर के लिए। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रही है इतनी बातें? अगर इतनी बातें आपको समझ में आ रही है तो एक बार थम्स अप जरूर कीजिएगा। अब आगे देखो, अगला 5वां क्वेश्चन। इफ वर्क डन इन मूविंग +8 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज 40 जूल बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फाइंड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट का आपको पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है। इस बार पोटेंशियल की बात आ रही है। इफ वर्क डन इन मूविंग 8 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज 40 जूल। इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है? 8 जूल बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बार भी काम किसने किया? इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पोटेंशियल बताना है। पोटेंशियल के लिए 8 जूल को करने में कितना काम, कितना लगा? 40 जूल, तो 1 कूलम के लिए कितना लगेगा? 8 5 45 जूल। और ये क्या आना चाहिए? नेगेटिव में आना चाहिए, क्योंकि वर्क डन किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है। क्या ये बात भी क्लियर हो गई? क्लियर हो गई तो थम्स अप करिएगा। सेम क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। अब यहाँ देखो, इफ वर्क डन इन मूविंग 8 कूलम जूल फ्रॉम 1 पॉइंट टू A point to B point is 48 joule. Find the potential at point B. B if at A is 30 joules. A is -30 joules. तो क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल की बात हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एट पॉइंट बी, पॉइंट बी फ्रॉम ए टू बी ले गया तो बी माइनस ए हो जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल होता है। और वर्क डन कितना दे रखा है? 8 कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा है? 40 कूलम, 40 जूल्स। तो एक के लिए कितना करना पड़ेगा? 8 6 48, 6। एक की बात होगी तो 6 करना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन है तो क्या होगा? नेगेटिव होगा, नेगेटिव वर्क डन। अब बी कितना दे रखा है? देन फाइंड द पोटेंशियल एट बी। इफ ए का पोटेंशियल दे रखा है, बी का आपको फाइंड करना है। ए का कितना दे रखा है? 30 जूल, -30 जूल दे रखा है ऑलरेडी। माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस बी क्या हो जाएगा? -30। और इसको इधर भेजेंगे तो -30 हो जाएगा। 6 -30, तो पोटेंशियल एट बी क्या हो जाएगा? -30। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं ये बताइए। क्या दिया हुआ था यहाँ पे? वर्क डन इन मूविंग 8 कूलम चार्ज इज 40 जूल। 8 कूलम चार्ज को ले जाने में वर्क डन कितना करना पड़ा था? 48 जूल। अब 1 कूलम को ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा होगा? 6 जूल। क्योंकि पोटेंशियल की बात हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं हो रही। और माइनस नेगेटिव वर्क डन ऑफ बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर होता है? चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होता है। चेंज इन पोटेंशियल मैंने यहाँ से निकाल लिया। क्या आप लोगों को समझ में आई बातें? बताइएगा अगर समझ में आया तो थम्स अप करिएगा कमेंट में जरूर। अब अगला देखो, अगला भी सेम ऐसा ही है। आप लोग करके दिखाइएगा, कमेंट में मुझे आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, पोटेंशियल वगैरह की यूनिट की बात कर ली जाए। ये कैसा आ गया भाई? ये इतना खतरनाक कैसे आ गई थी? ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि वाइट थिंग भी आ सकती है। चलो देखना फिर। अब हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, अब यूनिट बात कर लेते हैं पोटेंशियल की। ऐसा यूनिट पहले किसकी बात करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है? सबको पता है, जूल है। अब पोटेंशियल की यूनिट कर रहे हैं। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? जूल। 1 कूलम चार्ज को कूलम से डिवाइड करते हैं तो जूल पर कूलम। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। ऐसा यूनिट की बात की, या फिर पोटेंशियल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके आप लोग लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट मार्क करके सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। बस अब पहले तो आप लोग 2 मिनट सोचिए कि क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा।
पहले खुद सोचिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में ट्रू फॉल्स लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपका आंसर सही है या फिर गलत। तो चलिए, आपने कर लिया होगा इतना काम। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट दैट पॉइंट, वी मस्ट बी जीरो एट दैट पॉइंट। अच्छा, अब एक चीज और रिलेशन आप समझिए ना, आप लोग एक रिलेशन भी समझिएगा कि जो होता है पोटेंशियल, वो किसके बराबर होता है? नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। अगर मैं इसका उल्टा करूँ, इसको इधर भेज दूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है डी वी। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं डी वी अपॉन, ठीक है, नेगेटिव का डी वी अपॉन, ये बोलते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। उल्टा इंटीग्रेशन इधर आएगा तो डिफरेंशिएशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल क्या होता है? डी वी अपॉन डी आर। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है? अब यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला लिखता हूँ, बार बार यूज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी। ठीक, अब देखना यहाँ पे ये बार बार यूज होने वाला है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो है, ये आंसर आ रहा है जीरो, वी मस्ट बी जीरो एट दैट पॉइंट। वी भी जीरो होना चाहिए, जरूरी नहीं है वी कोई भी कांस्टेंट हो जाए, 1 2 3 4 कुछ भी जाए, उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? जीरो ही होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल का भी जीरो होना जरूरी है। ठीक है, ये चीज कंफर्म नहीं है। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो ये जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल भी क्या हो? जीरो हो। पोटेंशियल कोई भी कांस्टेंट हो सकता है नॉन जीरो के अलावा। 1 2 3 4 कुछ भी हो, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो ही होता है। तो ये क्या है बच्चों? फॉल्स। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो पोटेंशियल भी कांस्टेंट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं, अगर पोटेंशियल क्या हो? एक्स भी हो, वेरिएबल भी कोई होगा, तो उसका क्या होगा? डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आ सकता है। तो ये भी फॉल्स है। इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, यहाँ पे कांस्टेंट पे रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो ये क्या है? ट्रू है। इफ पोटेंशियल इज नॉन जीरो, अगर पोटेंशियल आपका जीरो नहीं है देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉन जीरो। अगर ये जीरो नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी कांस्टेंट होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो ये भी फॉल्स है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो पोटेंशियल मे बी नॉन जीरो, पोटेंशियल नॉन जीरो हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, मतलब ये चीज ट्रू है। तो फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब बताइएगा कितने आप में 5 में से कितने आंसर सही है, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। ठीक है, अब कुछ बचा है क्या? अभी लास्ट टॉपिक बचा है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक चुका हूँ, वीडियो बनाने की हालत नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो मैंने बनाई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।